हम्म। प्यारे साथियों, आपको स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल IQ प्लस में। मैं आपको बताया था कि पिछले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बाकी जो 10 के बाद के सारे क्वेश्चंस हैं, 10 से लेके 11, 12 और 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं आज वही सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ इस वीडियो में, और सारे के सारे को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लोग सीधे के सीधे 11वां क्वेश्चन से आते हैं। देखिए, इसमें ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस करवा चुका है, तो अगर आप सीधे इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इससे पीछे वाला वीडियो जाकर देखना पड़ेगा। तो आप सीधे के सीधे 11वां क्वेश्चन के पास आएंगे कि 11वां क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में। 11वां क्वेश्चन, ये सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, ये बढ़िया क्वेश्चन हैं। इसमें बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब पहले एन टर्म का सम दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, और एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से समझिए, इसको आप ध्यान से समझिए कि दिया क्या है, समझिए। मतलब बोल रहा है कि एपी है, उसमें एन टर्म, मतलब एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 4n और माइनस में एन स्क्वायर। समझिए, इसका मतलब यदि हम एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम आएगा। यानी कि यदि हम लोग S1 निकालेंगे तो वो वास्तव में 4 इंटू 1 और माइनस में 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 मतलब कि 3। ये जो 3 आया है ना, वो फर्स्ट टर्म का सम है। अब आप बताइए तो, किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म का जो सम है वो फर्स्ट टर्म ना होगा, इसका मतलब वास्तव में ये फर्स्ट ही टर्म रहा होगा। अगर हम लोग S2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 2 और माइनस में 2 का स्क्वायर, मतलब 4 दूना के 8 और माइनस में 4 मतलब कि 4। ये जो 4 आया है ना, इसमें 2 गो टर्म मिला हुआ है, एगो फर्स्ट वाला टर्म और एगो सेकेंड वाला टर्म, और दोनों मिल के 4 बन रहा है। इसका मतलब ये जो है इसमें 2 गो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म भी है और सेकेंड वाला टर्म भी है, और दोनों के दोनों मिलकर 4 है। तो आप बताइए कि सेकेंड वाला टर्म मिलेगा कैसे। देखिए, ये अगर नहीं समझे ना तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यहीं पे है। फिर से समझा देता हूं मैं। इसमें क्या था कि एसएन का रूप दिया हुआ था, एसएन दिया हुआ था 4n माइनस में एन स्क्वायर। अगर मैंने 1 पुट किया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का सम दिया हुआ है 3। अगर मैंने n का वैल्यू 2 पुट किया, मतलब इसमें 2 टर्म का सम है, तो 2 टर्म में तो एगो फर्स्ट वाला टर्म होगा, एगो सेकेंड वाला टर्म होगा, होगा ना। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों इसमें मिला हुआ है। इसका मतलब समझिए, ये जो S2 रहा होगा, ये जो S2 रहा होगा, S2 का वैल्यू कितना है, 4। इसमें वास्तव में फर्स्ट वाला टर्म भी है और सेकेंड वाला टर्म भी है, और दोनों मिलकर ना 4 है, क्योंकि S2 मतलब 2 टर्म का सम, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म, लेकिन S2 में 2 गो टर्म है, फर्स्टो वाला और सेकेंडो वाला। अब फर्स्ट वाला टर्म हमें पहले से ही पता था कि 3 है, फर्स्ट वाला टर्म हमें पहले से ही 3 पता है। इसका मतलब समझिए, यदि हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 4 में से फर्स्ट वाला टर्म को घटाएंगे, इसका मतलब 4 में से 3 को घटाएंगे, मतलब 1 जो आ रहा होगा वो सेकेंड टर्म रहा होगा। अब समझिए, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1, तो आप ही बताइए डिफरेंस बराबर कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है, तो सेकेंड टर्म बोलेंगे कि 1 है, तो 1 और माइनस में फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 3 इज इक्वल टू माइनस में 2। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया, -2। अब आपको ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म का सम तो पहले ही निकाल चुके थे, फर्स्ट 2 टर्म का सम 4 है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है वो भी निकाल दिए भाई, 1 है। और क्या, जो भी पूछेगा सब निकाल देंगे हम लोग। बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म,
टू द 10th एंड nth टर्म, थर्ड टर्म भी निकालने बोल रहा है। अब थर्ड टर्म अगर निकालना है तो ए पता है, डी पता है, तो थर्ड टर्म निकाल दीजिए। तो थर्ड टर्म कैसे निकाल लेंगे? थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू ए कितना, तो ए बराबर 3 और प्लस में 2 इंटू डी का वैल्यू -2, 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1, ध्यान से देखिए 4 माइनस में था, 3 1 प्लस, तो ये थर्ड टर्म होगा। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अगर फोर्थ टर्म निकालना होगा तो ए4 बराबर कितना हो जाएगा, ए और प्लस में 3d, ए मतलब कितना, ए मतलब 3 और प्लस में 3 इंटू में डी का वैल्यू कितना -2, 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो -3, क्योंकि 6 माइनस में था। इस प्रकार से 10 टर्म तक निकालने बोल रहा है, निकाल लेंगे। और एंड द nth टर्म, तो nth टर्म में tn निकाल देंगे, tn इज इक्वल टू, तो nth टर्म अगर पूछ रहा है तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 और प्लस में n-1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है -2, गुना कर देंगे तो कितना होगा 3, और ये देखिए माइनस वाला गुना होगा तो माइनस में 2n बना देगा और प्लस में 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितना 5 और माइनस में 2n, ये हो जाएगा nth टर्म 5 माइनस 2n। इसका मतलब जितनामा टर्म निकालना है 5 में से 2n घटा दीजिए, तो 5 में से 2n घटा दीजिए, जितनामा टर्म निकालना है। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया tn का, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब शुरुआत के 40 गो, जो शुरुआत के 40 गो संख्या है पॉजिटिव और वो 6 से डिविजिबल है, उसका सम निकालना है। तो सबसे फर्स्ट संख्या जो 6 से डिविजिबल हो तो खुद 6 है, दूसरी संख्या कितना है 12, तीसरी संख्या 18। इसी प्रकार से n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40 गो, और डिफरेंस कितने का होगा, तो डिफरेंस होगा 12 माइनस 6 का, या ऐसे भी 6 ही का टेबल हर बार बढ़ाइए रहे हैं तो डिफरेंस 6 ही आना है। और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, डिफरेंस 6 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ऐसे निकाल दीजिए। Sn इज इक्वल टू n बटा में 2 और इनटू में कितना 2a, तो 2 इंटू 6 और प्लस में n-1, तो n-1 और इनटू में d का वैल्यू कितना 6। इसका मतलब एस कितना निकालना है 40 ना, तो 40 बटा में 2 और इनटू में कितना 2 और इनटू में 6, तो 6 दूना कितना 12, और ये हो जाएगा कितना 39 और गुना में 6, इसका मतलब कितना होगा 20, और गुना में इसको जब आप गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और प्लस में 6 नंबर 54 और 6 तरीके 18 और 5, 18 और 5 कितना होगा 23। इसको जोड़कर गुना कर देना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही हाल है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यार सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें 8 का मल्टीपल पूछ रहा है, तो पहली संख्या 8, 16, 8 के 24, 8 चौको 32, इस प्रकार से हो जाएगा। और कहाँ तक जाएगा 15 टाइम्स, 15 गो टर्म्स तक ही जाएगा। अब आप देखिए ना a का वैल्यू कितना है 8 है, d भी 8 ही होगा क्योंकि 8 का टेबल तो पढ़ रहे हैं। n का वैल्यू कितना होगा 15, तो s 15 निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 बटा में 2 और इनटू में 2a, तो 2 इंटू 8 और प्लस में n-1, मतलब 15 - 1 कितना 14 और इनटू में d कितना 8 का। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटा में 2 और इंटू में 8 दूना के 16 और प्लस में 8 छक 48, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप गुना करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 और 3 11, 112, या ऐसे भी 14 8 112 होता है। इसको आप जोड़कर गुना कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, इधर वाला 15 से गुना कर देंगे, प्रॉब्लम
सोल्व क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 से लेके 50 तक के सारे के सारे ऑड नंबर। अब सारा का सारा ऑड नंबर अगर आप को निकालना है तो सबसे पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है। इसी प्रकार से 50 तक ही जाना है तो लास्ट वाला कितना होगा 49 होगा। अब दिया हुआ है आपको a का वैल्यू कितना 1, डिफरेंस कितने का है 2 का, लास्ट टर्म कितना है तो लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 49 का। अब आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपको पूछ क्या रहा है एसएन, तो एसएन इज इक्वल टू, अब देखिए एसएन निकालना है। अब हमें एन ही नहीं पता है तो या तो आप एन को फॉर्मूला से निकालेंगे, वो टी एन वाला फॉर्मूला से एन निकाल लेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ से भी एन निकलेगा। और नहीं तो आप ही बताइए 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 संख्या था जिसमें 25 गो इवन नंबर होंगे और 25 गो ऑड नंबर होंगे। इसका मतलब एन का वैल्यू कन्फर्म 25 ही आने वाला है। अब आपको एस एन निकालना है, इस यानी कि एस 25 ही निकालना रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 25 और बटा में 2 और इंटू में ए मतलब कितना फर्स्ट टर्म 1 और प्लस में लास्ट टर्म कितना 49 इज इक्वल टू 25 बटा में 2 गुना में 50 कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 25 कितना 625। या तो याद कीजिए एक फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पढ़ाया गया था कि एस एन यानी कि सम ऑफ शुरुआत के जितने भी ऑड नंबर होता है, यानी कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर का मतलब क्या होता है ना, शुरुआत से ऑड नंबर, मतलब पहला तीसरा 1 3 और 5 सब। ऐसा नहीं कि आप 21 23 25 27 जोड़ेंगे तो वहां पे वो फॉर्मूला आएगा। तो सम ऑफ एन ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन का स्क्वायर। शुरू से लेके जितने भी सभी के सभी ऑड नंबर है उसका अगर आप सम निकालने का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कितना होता है एन का स्क्वायर होता है। ठीक, तो उस फॉर्मूला से भी आप 25 को के निकालिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 ही आने वाला है, और यहाँ से भी निकालेंगे तो 25। वास्तव में वो फॉर्मूला भी इसी से निकलता है, वो कभी हम एक स्पेशल वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 4-5 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा फंसाता है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। पर ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो नहीं पढ़ते जो एग्जाम में पूछना है। क्योंकि बताइए ना पूरे एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो ये जितना मैथ हम लोग पढ़ते हैं लगभग 20,000 25,000 मैथ पढ़ते हैं पूरे एक्सरसाइज में मिलाकर, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कितना है 25 से 30। अगर हम लोग ये सोचकर पूछेंगे जो एग्जाम में आता है वो पढ़ें तो बाकी सारा का सारा रखा रह जाएगा। तो हमें ये बुक्स देता क्यों है, ताकि सारा का सारा नॉलेज रखे ना, ये नहीं कि मतलब कितना एग्जाम से पूछता। कुछ स्टूडेंट इसको अवॉइड करते हैं तो आप भी अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गुरुजी हैं बताएंगे ही। अब देखिए अब जो आपका क्वेश्चन है इसको हम बनाएंगे कैसे। इसमें बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज एज पेनल्टी फॉर डिलेड ऑफ कंप्लीटेशन बिलोइंग द। अब देखिए बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब समझिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है, मतलब घर बनाने वाला या कोई वस्तु बनाने वाला या कोई ब्रिज बनाने वाला कंस्ट्रक्शन था। अब बोला गया है कि यदि कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ डेट है उससे जहां डिले कीजिएगा तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। बोला है कि डिलेड फॉर द सर्टेन डेट आई फॉलो, बोल रहा है 200 रुपया फॉर द फर्स्ट डे। मतलब मान लिया कि कंस्ट्रक्शन करना है 20 जनवरी को, ठीक, मान लिया कि 20 जनवरी को कंप्लीट कर देना था कंस्ट्रक्शन, और यदि 20 जनवरी को ना कंस्ट्रक्शन करके और अगर वो 21 जनवरी को कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसको 200 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। एक दिन अगर डिले करेगा तो 200 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, अगर 2 दिन डिले करेगा तो 250 रुपया दूसरा दिन के लिए, तीसरा दिन 300, 4 दिन के डिले में 350 रुपया। तो इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि यदि कोई कंस्ट्रक्टर पूरे के पूरे 1 महीने तक डिले कर दिया, कितने दिन तक
30 डेज तक वो डिले कर दिया, समझिए वो जो है वो डिले कर दिया पूरे के पूरे 30 दिन तक, मतलब 30 दिन तक उसका डिले हो गया, तो उसको कितना पेनाल्टी भरना पड़ेगा? तो पहला दिन के लिए 200, दूसरा दिन के लिए 250, तीसरा दिन के लिए 300। तो बोल रहा है कि इफ ही हैज डिलेड फॉर द 30 दिन तो उसको पेनाल्टी कितना भरना पड़ेगा? अब ध्यान से समझिए, ये सारा का सारा पेनाल्टी। अब देखिए पहला दिन नहीं बनाया तो 200 रुपये दीजिए, दूसरा दिन नहीं अगर आप बना पाए उस कंस्ट्रक्ट कर पाए तो 250 रुपया और दीजिए। ऐसा नहीं कि 50 रुपया और दीजिए, ऐसा नहीं है, आपको पूरे के पूरे 250 रुपया और देना पड़ेगा। मतलब अगर 2 दिन की बात करें तो 450 रुपया, 3 दिन की बात करें तो 400 और 300 750 रुपया। तो उसी प्रकार से अगर 30 दिन तक कोई डिले कर देगा तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? इसमें दिया हुआ क्या है? तो हमें दिया हुआ है ए का वैल्यू 200, डी का वैल्यू 50 और टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब 30 दिन तक है, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है। हमें एस एन निकाल देना है, तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है? एन बटा में 2 और इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। एन का वैल्यू कितना है? 30 दिन, तो 30 बटा 2 और इंटू में 2 इंटू ए का वैल्यू 200 और प्लस में एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 कितना? 29 और इंटू में डी कितने का है? 50 का। काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 और गुना में कितना? 200 दूना 400 और प्लस में 9 बचे 45 और 5 दूना 10 और 4 1450। 1450 में 400 जोड़िएगा तो 1850 आएगा। अब 15 से गुना करना है 1850 में, तब जो होगा उतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। कब? जब 30 दिन तक डिले करेगा, 30 दिन तक अगर वो नहीं बनाया होगा तब। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 16 के पास। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में जो बोल रहा है ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि a sum of 700 रुपया is to be used to give 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance। मतलब 700 रुपया देना है कुल मिलाकर, और कितने 7 कैश प्राइज टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर, मतलब कि टोटल 7 गो स्टूडेंट है। समझिए टोटल कितने स्टूडेंट है? 7 गो है और 7 कैश प्राइज देना है, 7 को अलग अलग कैश प्राइज देना है। जबकि ये भी आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक का जो अमाउंट है वो 20 रुपया कम है। सबसे बड़ा वाला का 20 रुपया, उससे 20 रुपया कम, उससे जस्ट पिछले वाला को 20, मतलब जो विनर प्राइज है उसका एक फिक्स अमाउंट है। सेकेंड वाला पोजीशन वाला को जो विनर है उससे 20 रुपया कम, थर्ड वाला को सेकेंड वाला से 20 रुपया कम, फोर्थ वाला को थर्ड वाला से 20 रुपया कम। इसका मतलब अगर हम समझे, इसका मतलब अगर हम लोग समझे तो यदि जो विनर रहा होगा, देखिए 7 गो रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए ऐसा करते नहीं है, लेकिन 7 ही वो स्टूडेंट है तो कर भी सकते हैं, आपको बेहतर समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे 50 को देता तो हम लोग 50 लिखते, लेकिन चूंकि 7 ही को दिया था आपको समझ में आ जाएगा, बगले में 7 लिख देते हैं। इसका मतलब यदि पहले वाला का अमाउंट x रहा होगा तो दूसरे वाला को x में से 20 रुपया कम रहा होगा, तीसरे वाला को x में से इससे 20 रुपया कम मतलब 40 कम रहा होगा, इसका x में से 60 कम रहा होगा, इस प्रकार से रहा होगा। तो बताइए कि जो पहला टर्म है उसको हम लोग x मान लिए, तो डिफरेंस कितने का है? हर बार 20-20 घटता जा रहा है, तो डिफरेंस माइनस में 20 करेंगे। और n मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? टोटल 7 गो है, और सम ऑफ टोटल यानी कि S7, इसका वैल्यू 700 दिया हुआ है। प्रॉब्लम सोल्व हो गया। फिर से 7 गो था, पहले वाला का x रुपया मान लिए, तो दूसरे वाला को 20 कम मानना पड़ेगा, x माइनस 20, क्योंकि प्रत्येक का 20-20 रुपया लेस है, तो दूसरे को x माइनस 20, तीसरे को x माइनस 40, क्योंकि इसका भी इससे 20 कम, इसका इससे 20 कम, इसका इससे 20 कम। तो इस प्रकार से प्रत्येक कंडीशन में जो डिफरेंस है वो 20 का घटता जा रहा है। और n कितना है? टोटल 7 ही को तो स्टूडेंट है, और सबका सम 700 रुपया होना चाहिए। ध्यान से देखिए, सबका सम कितना होना चाहिए? 700 रुपया होना चाहिए। अब बताइए ना, S7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 700, और S7 होता क्या है? तो S7 होता है 7 बटा में 2 और इंटू में
2 इंटू ए मतलब कितना x, और प्लस में n-1 मतलब 7-1, और इंटू में डिफरेंस कितने का है तो माइनस में 20 का, अब ब्रैकेट बंद और बराबर में 700। अब देखिए ना, इस 7 से 700 100 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 1/2। ये 2 रख रहे हैं क्योंकि अंदर से 2 कॉमन निकलेगा, हमें पता है। तो यहाँ से आएगा 2x, ये 7 में से एक जगह तो 6, और 6 में 20 से गुणा होगा तो 20 120, लेकिन माइनस में 120 होगा। अब बराबर में कितना 100। देखिए 2 से पूरा काटेंगे तो कितना बचेगा x, और माइनस में 60 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, और प्लस में 60 इज इक्वल टू 160। इसका मतलब समझिए, जो सबसे बिनर रहा होगा, जो सबसे बिनर रहा होगा, जो सबसे बिनर रहा होगा उसको मिला होगा 160 रुपया, फिर कितना मिला होगा 140 रुपया, 120 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया, और सबसे लास्ट वाला को मिला होगा कितना 40 रुपया। अब इसको जोड़कर देख लीजिए 700 रुपया आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। अगर आप बोलेंगे तो इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, हालांकि वो भी सेम है, फर्क बस थोड़ा सा का होगा। दिखा देते हैं उसको भी कि एक और तरीका से हम लोग इसको कैसे बना सकते थे। देखिए हमें तो दिया हुआ था कि 7 गो स्टूडेंट है, तो पहले वाला जो है मान लिया सबसे कम वाला को x मान लिए, जो सबसे कम वाला है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट नहीं एक्चुअल में जो सबसे लास्ट आया होगा उसको अगर हम लोग x मान लें, और प्रत्येक का जो डिफरेंस है वो 20-20 ज़्यादा रहा होगा। देखिए हम ये फेलुअर वाला को मान रहे हैं x, तो फेलुअर वाला से तो 20 ज़्यादा ही ना होगा उसके आगे वाला को, एकदम 7th पोजीशन वाला को हम x मान रहे हैं, तो 6th पोजीशन वाला को तो x से 20 ज़्यादा ही रहा होगा, 5th पोजीशन वाला को तो उससे फिर 20 ज़्यादा रहा होगा, 4th पोजीशन को फिर 20 ज़्यादा रहा होगा, इस प्रकार से सबसे लास्ट वाला को सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो इस कंडीशन में जो d मानेंगे ना वो प्लस में 20 मानना पड़ेगा, और इसको हम लोग फर्स्ट टर्म की तरह मान रहे हैं, सबसे नीचे से फर्स्ट टर्म, और बाकी सब सेम। Sn इक्वल टू S7 और इक्वल टू कितना 700। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे कि S7 इज इक्वल टू 7/2, और इंटू में हो जाएगा 2x, और प्लस में हो जाएगा 6, और इंटू में 20, और इक्वल टू 700। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से जो 1/2 और इंटू में आएगा 2x और प्लस में 120 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से अब 2 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो 100 और माइनस में 60 आएगा, मतलब कि 40। ये सबसे फेलुअर वाला को है, यानी कि जो 7th पोजीशन पर था उसको मिलेगा 40 रुपया, तो 6th पोजीशन वाला को 20 और मिलेगा, तो 60, 80, 100, 120, 140। यही तो आपको पिछला में भी आया था। फर्क बस इतना था कि हम पहले 160 निकाले थे तो लास्ट में 140 आया था, और उसमें पहले ही 140 निकाल दिए तो लास्ट में 160 आ जाएगा, लास्ट वाला को 160 तक मिलेगा। सेम था, आपको बताए ही थे कि दोनों के दोनों सेम है। आप दोनों में से किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। अब इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इन अ स्कूल अ स्टूडेंट टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब किसी स्कूल में बहुत बढ़िया सोच है हमारी, मतलब जो भी ऐसा कर रहे हैं स्कूल में प्लांटिंग करने का सोच रहे हैं, मतलब कि क्या करना है, पेड़ लगाना है। अब बोला जा रहा है कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जितना क्लास में पढ़ता है उतना ही पेड़ लगाना है। मतलब समझिए, अगर कोई पहला क्लास में पढ़ता है फर्स्ट क्लास में तो उसको 1 ट्री लगाना है, अगर वो सेकेंड क्लास में पढ़ता है तो उसको 2 गो ट्री लगाना है क्योंकि दूसरा में पढ़ता है, अगर तीसरा क्लास में पढ़ता है तो वो उसको 3 पेड़ लगाना है। उसी प्रकार से अगर कोई 12वां में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है तो उसको 12 पेड़ लगाना होगा।
और बोल रहा है कि प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये पता चल जाए यार कि पूरे 12 में कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे, तीनों सेक्शन का निकल जाएगा, क्योंकि तीनों सेक्शन में स्टूडेंट तो वही है ना, पहले दूसरा तीसरा ना है 12वां तक। तो हमें ये समझना है कि 1 + 2 + 3 + इसी प्रकार से लास्ट वाला 12 तक को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा। देखिए, एक तो होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n + 1/2। सम ऑफ n नेचुरल टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगाएंगे तो वो होता है n × n + 1 और बटा में 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 12 को टर्म है तो 12 इंटू में 12 + 1 कितना 13 और बटा में 2, 6 बार में कटेगा तो 13 × 6 = 78। ये तो पूरे क्लास का आ गया, लेकिन 3 गुना है ना, तो गुना में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78 और गुना में 3 बराबर 8 तिया के 24 और 7 तिया 21 और 2 23, यानी कि 234 को लगेगा। ये तो आसान तरीका था, लेकिन हमें एपी के तरीका से कैसे बनाएंगे, हम लोग एपी के तरीका से कैसे बनाएंगे। हालांकि ये भी एक प्रकार से एपी ही है, लेकिन एपी के तरीका से अगर बोलेगा तो हमें देखना होगा कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 दिया है, डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 12 है, और टोटल मतलब लास्ट वाला टर्म भी कितना है 12। देखिए इसमें टर्म की संख्या भी 12 ही है और लास्ट वाला टर्म भी 12 ही है। तो हम लोग एसएन निकालेंगे, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और n2 में a + l बराबर क्या हो जाएगा एस, और n की जगह पर कितना लिखेंगे 12 बराबर 12/2 और n2 में फर्स्ट टर्म कितना 1 और प्लस में लास्ट टर्म कितना 12। देखिए 6 से कट रहा है, 12 × 1 = 13 हो रहा है, यानी कि 6 × 13 यानी कि 13 × 6 = 78। और ये तो पूरे स्टूडेंट है और वैसे नहीं 3 गो सेक्शन है, तो 3 से गुना करेंगे तो 8 के 24 और 7 21 और 2 23, 234। ये 3 से गुना क्यों हुआ, क्योंकि 3 गो सेक्शन था प्रत्येक क्लास का। क्लास फर्स्ट का भी 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्लास 2 का भी 3 सेक्शन, तो टोटल जितना भी पेड़ रहा होगा उसका 3 गुना लग रहा होगा ना, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के पास पहुंच गए हैं। अब लगभग 2-3 क्वेश्चन और होंगे, 20 तक के क्वेश्चन हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है वास्तव में। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वो कैसे बनेगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये सबको समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस ये एग्जाम में आए अथवा ना आए, बनेगा कैसे ये जानना जरूरी है। तो बोल रहा है कि सर्कल है, ठीक, और वो स्पाइरल बनाया गया है सेमी सर्कल को। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग विद सेंटर ए शुरू से, ठीक है, रेडियस कितना है तो पहले वाला का रेडियस 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है। देखिए हर बार तो पहले वाला का जो रेडियस दिया है वो कितना है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2। उसके बाद दिया है दूसरे वाला का रेडियस कितना दिया है, तो दूसरे वाला का रेडियस दिया है 1, इसका मतलब इसमें आधा जुड़ा होगा, ये R1 है, ये R2 है। R3 की बात करें तो कितना है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2। इसका मतलब समझे तो फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म सिर्फ रेडियस से लेना देना नहीं ना है भाई, हमें तो ये पूरा सेमी सर्कल में कितना रस्सी लगा है या स्पाइरल लगा है, तो हमें तो रेडियस तो सिर्फ इतना ही हुआ होगा। रेडियस तो सिर्फ सेंटर से उसके सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं, लेकिन हमें तो पूरा स्पाइरल चाहिए, तो स्पाइरल के लिए तो रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, सरकमफेरेंस पूरा जानना पड़ेगा कि इस सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी है। उसके बाद हमें समझना होगा कि इस सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी है। उसके बाद हमें समझना होगा कि इस सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी है। उसके बाद फिर समझेंगे आगे कि इस सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी है। ऐसे ही करके फिर अगला समझेंगे, फिर अगला समझेंगे, फिर अगला समझेंगे, यानी कि हमें हर एक सरकमफेरेंस की लंबाई चाहिए और हर एक सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है।
और सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, देखिए सरकमफेरेंस जब हम सेमी सर्कल बनाते हैं तो वास्तव में पूरा इतना कंसीडर कर लेते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग पाई आर और प्लस में ये वाला लाइन के बदले में लिखते हैं 2r, यहां से r कॉमन ले लेते हैं तो आता है पाई प्लस 2। लेकिन हमें इसको लेना ही नहीं है, हमें इसको तो लेना ही नहीं है, ध्यान से समझिए। हमें उसके सरकमफेरेंस में डायमीटर को लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ जो स्पाइरल बना है उसको लेना है। तो स्पाइरल में तो डायमीटर का कोई यूज ही नहीं हुआ है, मतलब हमें डायमीटर तो लेना नहीं है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो 2r तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि हमें तो सिर्फ पाई आर चाहिए, जबकि रेडियस अलग अलग है हर एक कंडीशन में। तो पहली बार जब रेडियस रहा होगा, जब पहली बार रेडियस रहा होगा वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहली बार जो फर्स्ट टर्म होगा, ध्यान से समझिए, फर्स्ट टर्म कितना रहा होगा, तो फर्स्ट टर्म में होगा पाई आर, और पाई और आर का वैल्यू कितना 1/2, मतलब पाई बटा 2 होगा। सेकेंड बार में, तो सेकेंड बार में हो जाएगा कितना, इसमें भी पाई आर, लेकिन इसमें सेकेंड वाला में रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस 1 हो गया, इसलिए 1 पुट कर देंगे, क्योंकि r1 r2 अलग अलग हो रहा है। तो दूसरी बार में पाई हो जाएगा। अगर हम तीसरी बार देखें तो कितना हो जाएगा, फिर से पाई आर, लेकिन r का वैल्यू कितना 3/2, तो 3/2 करेंगे तो हो जाएगा 3π/2। अब देखिए, अब यह एक एपी में आ रहा है, पहले बार π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, इस प्रकार से बढ़ता चलेगा। तो हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। तो सेकेंड वाला कितना है पाई, इसमें से घटाएंगे कितना π/2, तो बचेगा कितना π/2 बचेगा। पाई में से π/2 घटाएंगे तो π/2 ही बचेगा। देखिए 2π - 1π, π/2, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म पता चल चुका है, डिफरेंस पता चल चुका है, और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बोल रहा है, रेडियाई इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13th कंसेक्यूटिव, कै गो 13th, मतलब 13 गो। और ये जो 13 है वो किसका वैल्यू है, n का। अब आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो एसएन नहीं निकाल देंगे। तो एसएन कैसे निकलेगा, तो एसएन निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। तो जब आप एसएन निकालिएगा तो एसएन का मतलब आप S13 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 13/2, और इंटू में 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना π/2, 2a और प्लस में n-1 मतलब कितना 13 - 1, और इंटू में d का वैल्यू कितना, तो वो भी π/2 ही आया था। तो कितना हो जाएगा 13/2, और इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना पाई, और प्लस में 13 में से 1 आएगा तो घटेगा तो कितना 12 को 2 से कट जाएगा तो कितना 6π आएगा। 6π और 1π 7π, यानी कि 13/2, और इंटू में कितना 7π, इसका मतलब कितना 13 यहाँ 13 होगा, तो कितना होगा 13/2, और इंटू में 7, और इंटू में 22, और बटा में 7, क्योंकि 22/7 होता है पाई का वैल्यू, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा तो कितना आएगा 13, और गुना में 11, 13 को 11 से गुना कीजिएगा तो 143 आएगा। इतना हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 18। 2 क्वेश्चन और है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, उसको आप नहीं समझेंगे हो जाएगा प्रॉब्लम। ये सब क्वेश्चन जनरली अच्छे बच्चों को फंसा देता है, और एवरेज बच्चों को तो बिल्कुल फंसाता है। कुछ बच्चों को तो पहली बार में समझ में भी ना आए, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा फिर से पीछे जाइए, कैसे समझाए थे देखिए, खुद से कीजिए, तब आगे बढ़िए, नहीं तो बढ़ते जाइएगा और काफ़ी आगे जाइएगा। समझ रहे हैं ना, और हर जगह यही बोला जाएगा बढ़ते जाइए, तो हम लोग बढ़ते नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना में अंतर होता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो सीधे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। अब महज 1-2 क्वेश्चन ही और होंगे, हाँ 19 और 20 2 क्वेश्चन और है, हम लोग दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है जनरली,
ये क्वेश्चन ऐसा करता है जो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि कह क्या रहा है। देखिए ना क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है 20 लॉग्स आर स्टॉक्स इन देयर, बोल रहा है कि 20 गो लॉग्स है, 20 लॉग इन द बॉटम। देखिए सॉरी 200 गो टोटल लॉग्स है। टोटल कितने लॉग्स हैं, तो टोटल 200 गो लॉग्स है, मतलब लकड़ी वगैरह कुछ रखा हुआ है, लॉग समझ लीजिए, लॉग्स की तरह रखा हुआ है 20, या थोड़ा देर के लिए लकड़ी ही समझ लीजिए आप, लकड़ी का गुट्ठा रखा होगा, या आप लॉग ही समझिए। जिसमें सबसे बॉटम में कितना गो रखा हुआ है, तो सबसे बॉटम में रखा हुआ है 20 गो। उसके जस्ट ऊपर वाला में कितना गो रखा गया है, तो इसमें रखा गया है 19 गो। इसके जस्ट ऊपर वाला में कितना रखा हुआ है, तो इसमें रखा हुआ है 18 गो। इसके ऊपर वाला में कितना रखा हुआ होगा, 17 गो। इसी प्रकार से रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि टोटल कितने कितने रोज ऐसे ऐसे मिलेंगे तब जाके 200 गो बन जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझना है कि टोटल कितने टॉप सबसे ऊपर वाला में कितना गो रहा होगा, या बोल सकते हैं कि कितने गो ऐसा ऐसा रोज बनेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जिससे मिलकर 200 गो लॉक्स बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट वाला टर्म में 200 गो है, सॉरी 20 गो है। सेकेंड वाला में कितने हैं, तो 19 गो है। थर्ड वाला में कितने हैं, तो 18 गो है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितने का हो रहा है। इसका मतलब हर एक बार जो डिफरेंस आ रहा है वो एक एक का आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का है, एक का है। और एस एन हमें दिया है सम ऑफ टोटल, तो सम ऑफ टोटल कितना दिया हुआ है, 200। हमें सिर्फ एन निकाल कर बता देना है। तो एन निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो वास्तव में यदि हम लोग एन निकालना चाहें तो एस एन वाला फॉर्मूला पर पुट करेंगे। एस एन बराबर होता क्या है, एन बटा 2 और इनटू में 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20, और प्लस में एन माइनस 1, और इंटू में डी कितना है वो भी 1 है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक, यहाँ से आपका आएगा एन बटा 2 और इंटू में 20 दूना का कितना 40, और प्लस में कितना एन और माइनस में 1 बराबर 200। 40 में से एक घट जाएगा तो बचेगा कितना 39। इसको इधर कर लेते हैं, और ये 2 उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा एन इंटू 39 और प्लस में एन इज इक्वल टू 400। 400 क्यों हुआ, क्योंकि 200 था, 2 इधर भागा वाला उधर जाकर गुना में होगा तो 400 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन में एन से गुना होगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर, और प्लस में 39 एन इज इक्वल टू 400। फिर से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एन स्क्वायर और प्लस में 39 एन और माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है। अब हमें तोड़ना है, अब हम लोग तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, अब कितना तोड़ेंगे कि इतना आ जाए। तो अगर हम लोग 39 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 39 आ जाए और गुणा करने पर 400 एन स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 39, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 400 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 400 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो या तो वो एक तरीका है, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, कितना एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी मतलब कितना 39 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू ए के जगह पर 1 है। देखिए, और यहाँ बी के जगह पर 39 था, तो यहाँ भी हम लोग 39 पुट कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा माइनस में 39 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 39 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू में सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू 400, और बट्टा में होता है 2a, तो 2 और इंटू में ए का वैल्यू कितना है 1। इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे।
एक तो ये तरीका है, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप 39 को तोड़ कर देखिए, लेकिन हमें लाना है माइनस में 400। ध्यान से समझिएगा, हमें लाना है माइनस में 400। तो ये तोड़ते कैसे हैं वो भी हम आपको सिखा देते हैं अभी। 400 का वास्तव में हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 400 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से आएगा 200, फिर 2 से आएगा 100, फिर 2 से आएगा 50, फिर 2 से आएगा 25, फिर 5 से लगेगा और 5 आ जाएगा। अब जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 400 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे तोड़ते हैं, तोड़ना सिखा रहे हैं। वैसे हम एक बार तोड़ना और सिखाएंगे जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तोड़ना सिखाएंगे। लेकिन अभी आप सीख लीजिए, एक ऐसे ही सिखा देते हैं। तो 400 का जो फैक्टराइजेशन आया है वो कितना आया है, आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कै गो 2 है 4 गो, और गुणा में 5 और गुणा में 5। अब देखिए इन्हीं 2 गो में किसी को 2 गो के साथ में रख के, किसी 2 गो को साथ में रख के अब बाकी को अलग साथ में रखते हैं और देखते हैं कि 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझिएगा। तो अगर हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 करें और 5 5 25 करें तो 16 और 25 कितना होता है 41। हमें तो 39 से लाना था, इससे कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, हमने जो है डी का वैल्यू प्लस में 1 तो नहीं ना ले लिया है, जबकि डी का वैल्यू माइनस में 1 लेना है। हमने डी का वैल्यू प्लस में 1 ले लिया था का, एक मिनट, डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू प्लस में 1 नहीं है, डी का वैल्यू माइनस में 1 है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, डी का वैल्यू माइनस में 1 लेंगे, तो जब डी का वैल्यू माइनस में 1 लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बना देगा और यहाँ इसको माइनस बना देगा। इसको फिर से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हो गया, डी का वैल्यू हमने प्लस में ले लिया था। एक्चुअली ध्यान में रहा नहीं कि डी जो है वो 20 से 19 हो रहा है, 20 में से 19 घटा दिए थे। देखिए इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है 20 और A1 फर्स्ट टर्म का, और दूसरा टर्म कितना दिया हुआ है 19, तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है 18, इस प्रकार से जा रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा वो सेकेंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। इसका मतलब सेकेंड टर्म 19 है ना, और माइनस में 20 करेंगे तो माइनस में 1 आएगा ना डिफरेंस। और जब डिफरेंस -1 आएगा तो फिर यहाँ से एसएन का जो वैल्यू आएगा वो आपको कितना दिया हुआ है 200। एसएन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200, ध्यान से समझिए। तो एसएन का वैल्यू अगर 200 दिया हुआ है और एसएन होता कितना है, एसएन होता है n/2 और इंटू में 2a, तो 2 × 20 और प्लस में n-1 और इंटू में d का वैल्यू -1। यही मिस्टेक हुआ था पिछले बार, यहाँ d का वैल्यू माइनस में लेने के बजाय प्लस में ले लिए थे। तो जब आप यहाँ से 2 को उधर वापस भेज रहे होंगे, बराबर में 200 रहेगा, यहाँ बराबर में 200 रहेगा, तो जब उधर भेज रहे होंगे तो इधर बचेगा n और इंटू में कितना 20 दूना के 40। यहाँ देखिए माइनस में 1 n का गुना होगा तो -n बन जाएगा और माइनस माइनस में प्लस में 1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना 2 दूना के 400। वास्तव में हमें ध्यान तब आया जब 400 को फैक्टराइज करते वक्त 25 और 16 के रूप में फैक्टराइजेशन जो कि 41 के बराबर आ रहा था, तो यहाँ 41n होना चाहिए था ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 41n 41n और माइनस में n² इज इक्वल टू 400। ये सब को उधर लेकर जाएंगे तो क्या n² माइनस है तो उधर जाकर प्लस में n² हो जाएगा और माइनस में 41n होगा, और वो तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि उधर ही तो गए हैं। प्लस में 400 बराबर 0 होगा। अब बताइए 41 को तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब बताइए कि अगर 41 को तोड़ना होगा तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हो जाएगा n² और माइनस में 16n और माइनस में 25n और प्लस में 400 बराबर 0 होगा, होगा ना। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा n² और माइनस में 16n है, तो उन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, ध्यान से देखिए। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो हम लोग n कॉमन लेंगे तो n-16 आ जाएगा, और माइनस में 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n-16 आ जाएगा। अब बराबर में 0, तो यहाँ से आपका n-16 आ जाएगा
और इधर n-25 बराबर 0 आ जाएगा। इसको दो फैक्टर 0 के बराबर आ जाए तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं। इसका मतलब n-16 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे और n-25 को दूसरी बार 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू 16 आ जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि n दोनों हो सकता है। आपको बताया गया था कि n का वैल्यू दोनों हो सकता है, n का वैल्यू दोनों हो सकता है। लेकिन ये बताइए, क्योंकि n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव भी है नेचुरल नंबर भी है। लेकिन एक बात बताइए, 20 से शुरू होकर 19 हो रहा है, 18 हो रहा है, 17 हो रहा है, 16 हो रहा है। इसका मतलब 20वां टर्म तो 1 हो जाएगा और 21वां टर्म 0 हो जाएगा। मतलब 21वां टर्म में एक भी नहीं रखाएगा, 22वां टर्म में माइनस में 1 होगा, 23वां टर्म में माइनस में 2। इस प्रकार से अगर हम 25वां टर्म में माइनस में 5 आएगा, इसका मतलब समझिए कि आगे चल के 25वां टर्म कभी भी हो सकता है क्या, क्योंकि टोटल 20 को था तो फिर 19 को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 17 को होगा। तो 25वां टर्म तक जाने की संभावना ही नहीं है, मैक्सिमम 19 ही टर्म तक जाएगा, वो भी एगो। 20वां टर्म में तो 0 को हो जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। तो 25वां टर्म तक एक भी लॉग्स रहेगा ही नहीं, समझिए। और नहीं तो n का वैल्यू पुट करके देखिएगा तो -5 ही आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव ये हो ही नहीं सकता है कि किसी टर्म में -5 को लॉग्स हो, क्योंकि 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म नहीं, इसमें लॉग्स की संख्या, तो लॉग्स की संख्या तो 1 या 2 या 3 को रहा होगा ना। जैसे कि 16वां टर्म में कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ये था पहला में 20, दूसरा में 19, तीसरा टर्म में 18 को। तो इस प्रकार से 16वां टर्म में जाएंगे तो 16वां टर्म में कुछ तो रहा होगा, 4 गो या 5 गो लॉग्स रहा होगा। लेकिन 25वां टर्म में तो रहेगा ही नहीं, वो भी रहेगा तो माइनस में रहेगा। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 18 को। और बोर्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो 16वां टर्म में कै गो लॉग्स होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो 16वां टर्म में कै गो होगा, तो बताइए कि पहला टर्म में कितना था 20, पहला टर्म में कितना था 20, मतलब a का वैल्यू कितना था 20, डिफरेंस कितने का था -1। अब बोल रहा है कि तो 16वां टर्म में कौन होगा, मतलब कि t16 पूछ रहा है कि 16वां टर्म में क्या होगा। तो t16 निकालेंगे कैसे, तो t16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, मतलब a मतलब कितना 20 और प्लस में 15 इंटू डी का वैल्यू -1। इसका मतलब कितना 20 और माइनस में 15 इज इक्वल टू 5 गो, मतलब 16वां टर्म में 5 गो, 17वां में अगर होता तो कितना होता 4 गो, 18वां में 3 गो, 19वां में 2 गो, 20वां में 1 गो, 21वां में 0, तो 25वां में होगा ही नहीं, पहले ही बता दिए। और सबसे टॉप में क्या हो रहेगा 5 गो। इसका मतलब 20 से लेके 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 5 तक जाएंगे तो टोटल के टोटल 200 लॉग्स मिल जाएगा। बहुत गजब के क्वेश्चन था ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आलू दौड़ वाला शायद, हाँ ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, और शायद इस एक्सरसाइज में एक और वीडियो आ सकता है, मिसलेनियस होगा, जो जितने भी और भी कोई क्वेश्चन अगर किसी बुक्स का हो जिसको लगे कि ये पूछने लायक है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि एक आलू दौड़ है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आलू दौड़ में कंपटीटर है। कंपटीटर का मतलब वो होता है जो कंपटीशन में भाग लेता है, उसको कंपटीटर बोलते हैं, कंपटीटर। और एक बाल्टी रखा हुआ है, देखिए एक बाल्टी रखा हुआ है, और बाल्टी से पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद हर एक 3-3 मीटर की दूरी पर है, हर एक 3-3 मीटर की दूरी पर है। मतलब समझिए यह एक बाल्टी है, अब पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 3 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 3 मीटर की दूरी पर। ऐसे ही करके कै गो आलू रखा हुआ है, कै गो आलू है, ऐसे ही करके कुल मिलाकर कितने हैं। पोटैटो रेस, पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, अ कंपटीटर स्टार्ट बकिंग वगैरह। हाँ देखिए रन्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंपटीटर हैज टू रन, जबकि कै गो टोटल आलू दिया हुआ है
placed starting point is 5 meter, first potato and the second potato 3 meter apart, starting there are potato, ठीक है, completed start bucket, nearest potato is back in drop and bucket run back, ठीक है, next potato runs in bucket drop, C continuous. What is the total distance of the competitor? Hint, pick up the first potato then second potato and third potatoes, इस प्रकार से। तो इसमें उसने बताया है कि टोटल मिलाकर कितने पोटैटोज होंगे, जबकि वो टोटल पोटैटोज की संख्या इसमें मेंशन नहीं किया है। हाँ, देयर आर 10 पोटैटोज, यही तो ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, मतलब टोटल 10 को पोटैटोज है। अब देखिए फर्स्ट वाला पोटैटो कितना रहा होगा, फर्स्ट वाले का कितना रहा होगा 5 मीटर, तो फर्स्ट वाला 5 मीटर की दूरी पर मिल गया। अब एक बात बताइए सेकेंड वाला कितना रहेगा, तो सेकेंड वाला के लिए पहले वाला तो 5 मीटर जाने पर मिल जाएगा, दूसरी वाला पर जाने के लिए 8 मीटर जाना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 8। थर्ड टर्म की अगर हम लोग बात करें तो 8 और 3 11 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 मीटर का डिफरेंस, यहाँ भी 3 मीटर का डिफरेंस। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म को एज कंपेयर करेंगे कितना से 5 से, डिफरेंस को कंपेयर करेंगे 3 से, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10। तो डायरेक्ट हम लोग एसएन निकालेंगे कितना S10, तो S10 कितना होगा डायरेक्ट अगर हम लोग S10 निकालेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट S10 निकालेंगे तो S10 बराबर होगा कितना, S10 बराबर होगा 10 बटा में 2 और इंटू में 2a, ये मतलब कितना 5, तो 2 इंटू 5 और प्लस में 10 माइनस 1 और इंटू में डिफरेंस कितने का है 3 का, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 और इंटू में 5 दूना के 10 और प्लस में देखिए 10 में से एक जगह तो 9, 9 तिया के 27, तो 27 और 10 5 गुना कितना हो जाएगा 27 और 10 37, मतलब कितना 7 पचे के 35 और 3 पचे 15 और 3 18 185। समझिए इतना मीटर जो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको 2 तरीका से बनाया जाता है। पहला तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है जो मैं बताया हूं, इसमें तो मैंने सिर्फ जाने का दूरी लिया था, मतलब पहली आलू मिल जाएगा 5 मीटर में, जबकि आलू को उठाना है और फिर वापस रखना है, फिर जाना है, फिर लाकर रखना है, फिर जाना है, तो मैंने पहली बार 5 मीटर गया था, फिर 8 मीटर गया, फिर 11 मीटर गया, तो आया तो था ही नहीं, ये तो सिर्फ जाने वाला दूरी था, हर बार सिर्फ जाने वाला दूरी था, आने वाला दूरी तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो एक बात बताइए, जितना जाएगा उतना ही ना वापस आएगा। 5 मीटर की दूरी पर गया होगा तो फिर वापस 5 मीटर आया भी होगा, फिर अगले बार 8 गया होगा तो 8 आया भी होगा, फिर अगले बार 11 गया होगा तो 11 आया भी होगा, फिर अगले बार 11 के बाद कितना जाएगा 11 और 3 14 जाएगा तो 14 आएगा भी। पर हमने तो सिर्फ जाने का दूरी तय किया था, आने का दूरी तो लिखा ही नहीं, इसमें जोड़ा ही नहीं। तो क्या करेंगे, जितना गया होगा उतना आया होगा, तो 185 गया था 185 आएगा, 2 से गुना कर दीजिए तो सीधे के सीधे 370 आ जाएगा। 2 से गुना क्यों किए, क्योंकि जाना था तो आएगा भी। तो ये पहला तरीका है बनाने का। और नहीं तो दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका, ये बकेट है, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर, दूसरा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, तीसरा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, चौथा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर। इसी प्रकार से टोटल 10 गो आलू है। तो आप ही बताइए कि जब वो पहला आलू लाया होगा तो 5 मीटर गया होगा, 5 मीटर आया होगा तो 10 का दूरी तय किया होगा। दूसरा आलू जब गया होगा तो 5 और 3 8 गया होगा, वो 8 आया होगा तो 16 की दूरी तय किया होगा। तीसरा आलू लाने के लिए देखिए, तीसरा आलू यहाँ है तो 5 3 8 3 11 गया होगा, 11 आया होगा तो 22 की दूरी तय किया होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में ए का वैल्यू 10 लेंगे, डी का वैल्यू कितना, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 लेंगे, और एन तो अभी भी 10 ही को है आलू। तो अब हम लोग एस एन निकाल देंगे। एस एन बराबर कितना होता है, एन बटा 2 और इंटू में 2a और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी। तो एन का वैल्यू कितना है टोटल 10, तो 10 बटा में 2 और इंटू में 2 इंटू 10 और प्लस में एन माइनस 1 यानी कि 9 और इंटू में डिफरेंस कितने का है 6 का। देखिए 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर कितना होगा 5 गुणा में देखिए 9 छक 54 और 20, 10 दूना 20, 9 छक 54, 54 और 20 कितना
74 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे के 20 और 7 पचे 35 और 2 37। यहाँ भी इतना ही मीटर आया है, लेकिन इसमें हमें 2 से गुना करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बार में जाने और आने दोनों जोड़ लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ जाने का जोड़े थे तो आने के जोड़ने के लिए 2 से गुना करना पड़ा था। जैसे कि याद कीजिए, ये क्वेश्चन बताए थे सेक्शन वाला, जिसमें 3 सेक्शन था, तो एक सेक्शन निकालकर 3 से गुना कर देते तो तीनों सेक्शन का निकल गया था। अगर उसमें भी करते तो तीनों का सेक्शन अलग अलग करके ना करके 3 से गुना कर देते तो वहां से भी आंसर निकल रहा होगा। जैसे कि 3 और 6 और 9 36 तक जाता, समझ रहे हैं? क्योंकि पहले क्लास से एक 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 3 गो पेड़ लगता, दूसरे क्लास से 2 2 2 2 6 गो लगता, तो उस प्रकार से भी हम लोग उसको बना सकते थे, लेकिन उसमें 3 से गुना कर किए थे, इसलिए इसको भी वो दोनों तरीका से हम लोग समझ लिए। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज में वो मैं लगभग करवा दिया हूँ। कुछ और क्वेश्चंस अगर बाकी है तो एक वीडियो और आएगा, और उस वीडियो के बाद आपका एपी खत्म हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज हम लोग या तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, या कोई 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुरू करेंगे, या कोई एक और टॉपिक शुरू करेंगे। जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होगा अगला टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। और एक बड़ा टॉपिक खत्म करने में लगभग अच्छे खासे समय लगते हैं यदि खूब बढ़िया से खत्म किया जाता है, क्योंकि टॉपिक खत्म करने में पूरा के पूरा मटेरियल डालना पड़ता है, फिर सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं ना, एक कमज़ोर और एक इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए शुरुआत का 2 क्लास लगेगा सर, तो सब एकदम बेसिक वाला बता रहे हैं। तो हमें बेसिक इसलिए बताना पड़ता है ताकि आप जुड़े रहें, नहीं तो एक ही बार अगर हार्ड क्वेश्चन बता देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से जब हम लोग, मान लिया कि अगला एक्सरसाइज आपका ट्रिगो है, और ट्रिगो अगर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर, हालांकि एक वीडियो शायद और लाएंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। जो और कुछ हार्ड क्वेश्चन या किसी और जो राइटर्स हैं उनके बुक से कोई क्वेश्चंस मिलेगा, या कुछ अपनी तरफ से अपना क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसको डालेंगे और आपके सामने सोल्व करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री या कोई टॉपिक शुरू करेंगे। फिर उसके भी शुरुआत के बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिर सबसे आसान लेवल के क्वेश्चन, फिर हार्ड लेवल का, फिर हार्ड लेवल का। जैसा कि आपने एपी में भी देखा था, शुरुआत क्वेश्चन बहुत ईजी थे, फिर धीरे धीरे मैंने हार्ड क्वेश्चंस भी करवाया। तो हम लोग आज इतना ही तक इस वीडियो में सीखे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत यूजफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में, आपका एग्जामिनेशन में लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन फ्री में मिलते हैं, मतलब एकदम फ्री में, बिल्कुल आसान टॉपिक। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद।